हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, अभिवादन, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मित्रों, पहला लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का पढ़ा समझा। चलिए सेकंड लेक्चर पर आते हैं। अगर आपने लेक्चर को ठीक से देखा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि हर पॉइंट को टच करने की कोशिश करी गई, हर पॉइंट को टच किया गया, इजी करने की कोशिश करी गई। जरूरी है कि देखा जाए। होने को तो बहुत कुछ हो, मगर चाहे भी चलने को उठे कदम तो मिले राहें भी। सोचते रहने से डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, मेहनत करना पड़ता है, स्टेबिलिटी लानी पड़ती है, सिंसियरिटी लानी पड़ती है, और ट्रिपल आर फार्मूला को करना पड़ता है। ट्रिपल आर फार्मूला क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। आज मैं आपको बताऊंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये थ्योरी कहती है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज के पूर्ण गुणज इंटीग्रल मल्टीपल में। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जाएगी तो फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू, यानी जहाँ n क्या है, इंटीजर है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो 0 1 2 3 4। तो सबसे छोटा चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन का। सबसे छोटा सबसे छोटा चार्ज जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q इज इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज। इससे छोटा चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। E/2 चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा, E/3 चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा, E/4 चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? E, या E के इंटीग्रल मल्टीपल में, पूर्ण गुणज में, 2E, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E। 1.5E नहीं, नहीं, 1E ट्रांसफर होगा। फिर अगला जो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो 2E होगा। फिर अगला जो चार्ज की वैल्यू एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है, वो 3E होगा। फिर अगला चार्ज जो ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो 4E होगा। कोई कह दे कि 2.5E चार्ज ट्रांसफर हुआ, दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज टोटली रॉन्ग। हमेशा क्वांटाइज टर्म में, यानी ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सर, मैं आपसे बात करूं, कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं लूं कि लल्लू लाल गया, बेतरतीब पढ़ता है, बेतरतीब सोता है, कभी पढ़ने का मन किया, चल के खा लें, अच्छा अभी बाद में खाएंगे, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा अभी बाद में पढ़ते। कोई अनडिसिप्लिन, पूरी तरह एब्सर्ड लल्लू लाल है अपना। लल्लू लाल गया, मंथ का लास्ट चल रहा था, घर के पैसे आए थे, खर्च हो गए थे, अंडे वाले के पास गया, कहा अंकल आधे अंडे हमको दे दो, पैसे की थोड़ी कड़की है,
दिक्कत हो गई है। उसने कहा यार आधे अंडे, कच्चे अंडे में तुझे आधे अंडे कैसे दूं? कहा नहीं अंकल आधे दे दो, पैसे की दिक्कत है। दो चार बार समझाया। उसके दिमाग में आया कि पढ़ते पढ़ते बड़े सब सुसाइड उसाइड कर रहे हैं, इसका दिमाग तो नहीं फिर गया है। जब देखा दिमाग नहीं फिरा तो उठाया वो कलछा और दिया खोपड़ी पर एक, और लल्लूलाल बाल भी छिलाया था, छप गया। लल्लूलाल बाल भी छिलाया था, छप गया, बेचारा भाग कर आया। तो ऐसे जो चार्ज जो है E/2 आधा अंडा ना, नो नहीं, ई चार्ज। फिर नेक्स्ट वैल्यू आप चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो ट्रांसफर हो सकती है, 2E चार्ज। फिर नेक्स्ट ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। अब मैं आपसे कहूं कि क्या 0.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? तो अभी आपने कहा क्या होगा? पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल होगा? नॉट पॉसिबल होगा। वेरी गुड। क्यों नॉट पॉसिबल होगा? क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है, ट्रांसफर हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पर आ सकता है, 1.5 इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू उससे कम है, इसलिए ये वैल्यू चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकती। मैं कहूं कि 1.9 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल और नॉट? क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? बोलिए भाई। आंसर होगा नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि 10⁻⁻19 ये चार्ज सबसे छोटा है जो पॉसिबल है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, 10⁻⁻20 है, उससे कम हो गया, इसलिए नॉट पॉसिबल है। अब मैं पूछ रहा हूं कि 0.1 C चार्ज, यहां पर कूलम लिखा, चार्ज पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल और नॉट? तो इसमें फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन। मैंने कहा था Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ एन क्या था? इंटीजर था। तो कुछ एक लल्लूलाल बोला कि इसमें तो सर इंटीजर नहीं आ रहा है, फिर कैसे होगा? तो पहली बात तो देख लो, यहाँ एन के बगल में ई लिखा हुआ है, यहाँ ई नहीं है, सी है। ये वाला चीज ये नहीं है, यही फार्मूला लगा लो, Q बराबर एन ई। एन की वैल्यू अगर इंटीजर आ गई तो पॉसिबल है, अगर नहीं इंटीजर आई तो पॉसिबल नहीं है। Q कितना है? 0.1 कूलम। एन निकाल लेते हैं, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एन की वैल्यू कितना हुआ? 0.1 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये डेसिमल डेसिमल काट दिया तो 1/16, और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻। अब 1/16 मैं अपनी मोबाइल से, वेयर इज माई मोबाइल, मैं कैलकुलेट कर लूँ। 1/16, प्लीज गिव माई मोबाइल कैलकुलेटर, विथ कैलकुलेटर गिव 1/16, 1 divided by 16, this comes 0.0625, 0.0625, 0.0625 इंटू 10⁻19। इसको आप लिख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ से 4 पावर हटा दो तो 625 इंटू 10⁻15 आया। ये क्या है? इंटीजर है, इंटीजर है। 625 के आगे 15 जीरो बढ़ाओ, इंटीजर ही तो है। ये चार्ज पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, होल नंबर आ गया ना, होल नंबर आ गया। आप ये फार्मूला कंफ्यूज मत होना, ये फार्मूला कब लगाएंगे?
जब सी में आ जाए तब मत लगाना है फार्मूला, तो पॉसिबल होगा ही, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आएगा इसी तरीके से, और 10 में पावर आएगा और फिर इंटीजर बन ही जाएगा, इंटीजर बन ही जाएगा। ये फार्मूला तब लगाएं जब चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपेरेबल हो, तब फार्मूला लगाइएगा। मैं इस चीज को आपको लिखे दे रहा हूं, मैं इस चीज को आपको लिखे दे रहा हूं, और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब क्यू की वैल्यू, जब चार्ज क्यू की वैल्यू, जब चार्ज क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपेरेबल हो, कंपेरेबल दिखे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर कोई दिया गया चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के आसपास दिखाई पड़े, पावर का फर्क हो, आगे की गिनती की फर्क हो, तो Q बराबर एनी चार्ज लगाकर देख लेना। यन अगर इंटीजर आएगा तो कहना कि ये चार्ज पॉसिबल है, इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है। और अगर इंटीजर नहीं आया तो कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कूलम में दिया हो जैसे यहां पर, तब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज फिर पॉसिबल ही होगा, क्योंकि जब ये फार्मूला लगाओगे तो कुछ भी फ्रैक्शन में आएगा, मल्टीप्लीकेशन में पावर आएगा, और जब पावर को लगाओगे तो एक इंटीजर बन जाएगा, एक होल नंबर बन जाएगा। समझ रहे हैं? 1 मिनट। पानी पी पी कर पढ़ाऊंगा तुमको, क्या समझे हो? मन लगे का लगा के पढ़े तो डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा, नहीं तो लल्लू लाल तो हो ही। तो मैं देखता हूं इसको, चार्ज के कंपेरेबल दिखे तो Q बराबर एनी फार्मूला लगाकर चेक कर लें कि n की वैल्यू इंटीजर या यूं कह लो होल नंबर, पूर्ण संख्या आ रही कि नहीं। अगर n होल है, होल नंबर है, तो चार्ज पॉसिबल होगा, चार्ज पॉसिबल होगा, तो चार्ज पॉसिबल होगा। होल नंबर नहीं आया तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल, आप देखना, मैं कह रहा हूं Q बराबर 0.1 E। ध्यान दें, C नहीं लिखा है, E लिखा है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है? 1 E। 1/2 इज नॉट पॉसिबल। ये 0.1 मतलब 1/10 ही है, ये नहीं पॉसिबल होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अगर Q बराबर एन का फार्मूला लगाएं तो 0.1 E इज इक्वल टू एन ई, ई कट गया तो n बराबर 0.1 आ गया, होल नंबर नहीं आया इसलिए पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं अगला एक और कर लेता हूं, Q बराबर 0.3C, पॉसिबल और नॉट। Q इज इक्वल टू एनी फार्मूला लगाओ, 0.3C इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आप इसको अगर कैलकुलेट करेगा तो कूलम कूलम कट गया, एन इज इक्वल टू 0.3 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 3 अपान 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, 0.1875 इंटू 10 टू द पावर 19, 1 2 3 4, 4 पावर यहाँ से गायब कर लें, इधर डेसिमल इस पर लेकर चले जाए। 1875 इंटू 10 टू द पावर 15, जो कि इंटीजर है, होल नंबर है, इसलिए चार्ज पॉसिबल है। वही बात आ रही है, देखो यहाँ चार्ज 0.3C आया, कितने इलेक्ट्रॉन के कारण इतने चार्ज बना?
इतना इलेक्ट्रॉन जब ऑब्जेक्ट पर गया तब इतना चार्ज बना 0.3 C। इतना इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ तो इतना चार्ज बना। चलिए मैं पूछता हूं Q बराबर Q इज इक्वल टू +20E +20E पॉसिबल और नॉट? मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है? E। ये 20 टाइम्स है, इंटीजर मल्टीपल में है, इसलिए पॉसिबल है। Q इज इक्वल टू 0.2E होता तो नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि E से कम हो गया था, E से कम हो। अच्छा अब जरा मैं तुमको देता हूं और तुम एक सवाल लगाओ, एक सवाल लगाओ मेरे साथ। पॉसिबल चार्जेज आर मैं बहुत सारे ऑप्शन ले लेता हूं। मैं ले रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। बी ले रहा हूं Q इज इक्वल टू 0.1E। सी ले रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻20C। डी ले रहा हूं Q इज इक्वल टू 0.1C। डी हो चुका। ई मैं ले रहा हूँ 6.4 इंटू 10⁻17C। ई ले रहा हूँ Q इज इक्वल टू 8.78 इंटू 10⁻14C। और एफ ले रहा हूँ Q इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻20C। लगाइए Q इज इक्वल टू, यानी फार्मूला कुछ तो बिना फार्मूला लगाए ही हो जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। उससे ये कम है, -20 है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज ई होता है, ये E/10 है। 0.1 मतलब 1/10, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1.6 इंटू 20C ये कूलम में है, पॉसिबल होगा नहीं? पॉसिबल होगा कि नहीं? कूलम में है, बड़ा चार्ज है, ये पॉसिबल होगा। क्यू बराबर एन ई का फार्मूला लगाओगे तो एन एक बहुत बड़ी इंटीजर आ जाएगी, बहुत बड़े इलेक्ट्रॉन की नंबर आ जाएगी। ये भी पॉसिबल होगा। करके मुझे आंसर अपने कमेंट में दीजिएगा, क्यू बराबर एन ई फार्मूला लगा करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके साथ लगाते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने? मैं आपसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। If 20 electron is removed by a body, if 20 electrons are removed निकाल लिए गए from a body, then charge on the body बताना है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए। निकाले गए 20 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन द बॉडी, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा किसी बॉडी से, तो वैसे तो बॉडी नॉर्मली क्या मान के हम चलेंगे कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है उतने प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब जितना उसमें प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी? क्योंकि नेगेटिव को आपने कम कर दिया। अब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज है वो तो ज्यों के त्यों है,
उसको तो तुम छू नहीं सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियर के प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के, वो न्यूक्लियर फोर्सेस से बने होते हैं। किसकी औकात है इतना तगड़ा अट्रैक्टिव फोर्स, कोई नहीं छू पाएगा। प्रोटॉन को नहीं शिफ्ट किया जा सकता, खाली इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया जा सकता है। तो आपने इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर सेल से एक निकाल दिया, तो एक निगेटिव कम हो गया, यानी उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकालने से हमेशा बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन अगर उसको सप्लाई कर दिए तो न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव जितने थे उतने ही हैं, बाहर से निगेटिव बढ़ गया तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दी। यहाँ क्या किया गया, 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, रिमूव कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए, तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, Q इज इक्वल टू, यानी एन कितना 20, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाएगा प्लस में। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं। जो लोग नहीं लिख पाए वो 5 करके लिख लिया करें और करा करें, वर्कआउट क्या करें। मैं गारंटी देता हूं, जो कुछ भी मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल A to Z पढ़ाऊंगा, पूरा NCERT बेस लेकर पढ़ाऊंगा, विभिन्न डिफरेंट ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए पेपर्स के क्वेश्चंस के पैटर्न को एनालाइज करके पढ़ाऊंगा। यानी पढ़ाई गई चीज को अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर लल्लू लाल जेंटलमैन हो जाएगा। क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be given to a body। बॉडी को क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा नेगेटिव चार्ज। गिवन टू ए बॉडी टू डेवलप -1 कूलम, देखो माइनस में मैंने कर दिया, -1 कूलम चार्ज, क्वेश्चन मार्क। कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, फार्मूला, क्यू की वैल्यू कितनी दी है, -1 कूलम। क्यू इज इक्वल टू एन ई, -1 कूलम, एन ई की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस यहाँ ले रहा हूँ इसलिए माइनस लगाया, अगर मैं खाली 1 कूलम लिखूंगा तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखा जाएगा। आप दोनों तरीके से लगा सकते हो। कूलम 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 कट गया, एन की वैल्यू आ गई 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा, 1/1.6। 1 को 1.6 से डिवाइड करें, how much it will come, 0.625 into 10⁻19 electrons। यानी अगर हम लिख दें तो 6250 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन बॉडी को देने पड़ेंगे, तब उस पर -1 कूलम का चार्ज आएगा। आगे बढ़ते हैं सर। चार्ज की एक प्रॉपर्टी कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब अगर बॉडी रुकी है उस पर चार्ज है 3 कूलम, फिर वो बॉडी मूव कर गई तो उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी भी स्पीड क्यों ना हो। आप लोग आगे पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में कि अगर कोई
बॉडी रुकी है जिसका मास m नॉट है, अगर इसको b वेलोसिटी से मूव करा दिया जाए और b की वैल्यू कंपेरेबल हो c के, तो इसका मास इंक्रीज कर जाता है, इसका मास इंक्रीज कर जाता है। मास अब कितना हो जाता है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करने पता चलता है कि m की वैल्यू m नॉट से ज्यादा हो गई। ये रिलेटिव मोशन का फर्क हुआ, ये वैरी कर गया, मास वैरी कर गया रिलेटिव मोशन के कारण, रेफरेंस फ्रेम का फर्क पड़ गया। 11वें में रेफरेंस फ्रेम पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, मैं पढ़ाए देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेफरेंस फ्रेम को आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल ABCD की तरह तुमको आ जाएगा, बहुत कायदे का जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लेने का नहीं, देने का। 1 मिनट टाइम नहीं। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, वैरी मीन्स बदलना, इनवेरिएंट जिसमें बदलाव ना, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। एक ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज क्यू नॉट है, अभी इसकी स्पीड 0 है यानी एट रेस्ट है। अब इसको मैं भी वेलोसिटी से मूव करा दिया तो भी इसकी चार्ज क्यू नॉट ही होगी, जबकि सारे प्रॉपर्टीज के साथ नहीं होता है। ऑब्जेक्ट की जैसे एक प्रॉपर्टी मास है, दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज है। मास की प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट रुका है, एट रेस्ट है, यानी v इज इक्वल टू 0 है, और तो इसका मास m नॉट है, रुके अवस्था में स्थिर द्रव्यमान, रेस्ट मास इसको बोलते हैं, रेस्ट मास। जैसे ही इसको रिलेटिव स्पीड से मूव कराओगे, v की वैल्यू कंपेरेबल टू c होनी चाहिए, तो अब इसका मास m नॉट ना होकर के m हो जाएगा, और m की वैल्यू मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट में इस पेपर के आप पढ़ोगे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ऑन कैलकुलेशन क्या मिलता है कि m की वैल्यू बढ़ गई, मूविंग कंडीशन में मास बढ़ गई। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज रुके अवस्था में जितना था उतना ही मूविंग कंडीशन में भी है, उसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक चीज, तो चार्ज इज इनवेरिएंट, रेफरेंस फ्रेम का फर्क नहीं पड़ता है, मोशन का फर्क नहीं पड़ता है। अब एक चीज और हम देखते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। नीट में, जेई में इससे को क्वेश्चन पूछे गए। तो स्पेसिफिक चार्ज से पहले आपने कहा कि चार्ज इज unaffected, unaffected in different reference frames। अलग अलग निर्देश तंत्रों से एक ही ऑब्जेक्ट का चार्ज मेजर करेंगे, पहले रेफरेंस फ्रेम से मेजर करने पर क्यू नॉट चार्ज आया है, तो दूसरे रेफरेंस फ्रेम से भी मेजर करने पर क्यू नॉट ही आएगा। जमीन पर एक चार्ज गोला रखा हुआ स्फीयर, उसका चार्ज क्यू नॉट है, मैंने जमीन पे खड़े होकर मेजर किया, चार्ज उसका आया क्यू नॉट, और बगल से ही वो लल्लू लाल एक स्पेसशिप में, अंतरिक्ष यान में गुजर रहा था। मेरा रेफरेंस फ्रेम जो कहलाता है, तो वह मटेरियल मीन्स, वह भौतिक आधार जहां से किसी इवेंट को हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसको कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। जैसे मैं धरती पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि तू लल्लू लाल है, तो यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम मैं धरती को ले रहा हूं, धरती
हमारे मेजरमेंट का, नापने का आधार है। तो धरती से मैंने मेजर किया था तो चार्ज कितना आया उस गोले का जो बाहर जमीन पे रखा है, Q0, Q0। और तू लल्लूलाल बगल से एक स्पेसशिप से बड़ी तेजी की स्पीड से मूव कर रहा है। कितनी स्पीड? लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। घड़ी किसी टिक से हुई कि लाइट 3 लाख किलोमीटर आगे बढ़ जाती है। इतना नहीं, इससे थोड़ा कम है कि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड अक्वायर नहीं कर सकता है। मॉडर्न फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे, पर उसके करीब की स्पीड हासिल कर सकते। तो आपका स्पेसशिप लल्लूलाल, जिस स्पेसशिप में आप जा रहे हो, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से तो कम है, लेकिन बहुत ज्यादा है। अब वहां से अगर तुम उसी गोले का ऑब्जर्व करोगे चार्ज स्फीयर को, तुमको भी चार्ज Q0 ही मेजर करने पर आएगा। मास के साथ ऐसा नहीं, मास डिफरेंट हो जाएगा। मैं यहाँ रुके रेफरेंस फ्रेम पर धरती पर खड़ा होकर उस गोले का मास m0 नाप रहा हूँ, और लल्लूलाल जब स्पेसशिप से मेजर करेगा तो उसको उसका मास बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसके लिए बढ़ जाएगा। चार्ज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज इनवेरिएंट होता है, अपरिवर्तित रहता है। किसी रेफरेंस फ्रेम से नापो, चार्ज की वैल्यू उतनी ही आएगी। रुके हुए रेफरेंस फ्रेम से नापा, 1 कूलम चार्ज आया। मूविंग रेफरेंस फ्रेम से लल्लूलाल ने नापा स्पेसशिप पर, तो भी चार्ज 1 कूलम ही आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक चार्ज। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक चार्ज, सिग्मा। और इसकी वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास। लल्लूलाल का मास 40 kg है और उस पे चार्ज 10 कूलम है, तो 40 kg पर चार्ज 10 कूलम, तो 1 kg पर चार्ज 10/40 कूलम, 1/4 कूलम। ये क्या हो गया? स्पेसिफिक चार्ज हो गया, चार्ज पर यूनिट मास। लाल का मास था 40 kg, उस पर चार्ज था 10 कूलम, तो यूनिट मास पर 10/40। ये हो गया लल्लूलाल का स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, जाने रहिएगा, भूलिएगा नहीं। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक चार्ज की बात मैं करूं, देखते हैं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ई लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? चार्ज अपॉन मास, चार्ज कितना? ई, मास कितना? ME, इलेक्ट्रॉन का मास। चार्ज कितना? स्मॉल ई, मास कितना? ME। ई कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ME कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास होता है। एक कबाड़ी वाला ऐसे बोलते जा रहा था, तो मुझे लगा कि तुमको तो जरूर आता होगा। कबाड़ी वाले को पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 × 10⁻31 kg। तो तुम तो यार साइंस के स्टूडेंट हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तुमको भी याद होगा ही। फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हैं तो सिग्मा P फॉर प्रोटॉन, Q/MP। Q तो उतना ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जितना होता है उतने प्रोटॉन पर चार्ज होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव में -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, प्रोटॉन पर चार्ज +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। वैल्यू उतनी होती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर माइनस लग जाता है और प्रोटॉन के चार्ज पर प्लस लग जाता है। MP कितना होता है? कोई बताएगा? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा होता है? 1837 टाइम्स, 1837 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के। तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको UPSC क्वालिफाई करना है, ये सब दिमाग में बैठाओ और पढ़ने में कंफर्ट महसूस करो, एंजॉयमेंट महसूस करो। जब तक तुम्हें पढ़ाई बोझ लगेगी, नोट कर लो बेटे, डेवलपमेंट नहीं होगा। जिस दिन तुम्हें पढ़ाई में टेस्ट आने लगेगा, जिस दिन तुम्हें
अपने डिसिप्लिन्ड पूरा दिन, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, आपका पूरा शेड्यूल अपने हिसाब से हो रहा है, आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। ईमानदारी से पढ़ने का मतलब समझिए, लल्लू लाल बैठा है, सुबह ही उठा है, कापी किताब खुली है, नोटबुक खुला है, मान लिया लल्लू लाल घर पे रह रहा है। आप पड़ोस की आंटी आई, अरे हमरे लल्लू लाल सवेरे वैस पढ़त हैं, उठत नहीं है, 6 घंटा 8 8 घंटा पढ़ा कर। हमारे जैसा खुराफाती मास्टर पूछा, चेक कर लिया कि 8 घंटे में लल्लू लाल ने क्या पढ़ा, 8 लाइन भी उनको क्लियर नहीं हुआ था। ये पढ़ाई कभी मत करना। दिस इज रुइनिंग ऑफ योर लाइफ, रुइनिंग ऑफ योर टाइम। ये अपने टाइम को रुइन करना है, तबाह करना है। पढ़ाई करते समय जो पढ़ें पूरा दिलो जान से उसी में लगे रहें। एक शायर ने कहा है, मोहब्बत के लिए, प्रेम के लिए, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि प्रेम कब माना जाएगा, पढ़ाई कब मानी जाएगी। जरा दोनों में एनालॉजी बना के समझिएगा, खाली उधर ही मत सोचते रहिएगा, नहीं तो कुछ हाथ नहीं आएगा। लल्लू कहता है कि मैं नहीं तू है, मैं नहीं तू है। किससे कह रहा है? अरे उसी चिंकी से बोल रहा है, पप्पू चिंकी से बोल रहा है। मैं नहीं तू है, तू नहीं मैं हूँ, अब तो बस ये मान है, इश्क की दास्तान है प्यारे, अपनी जुबान है। इस हद पे समर्पण कि मैं नहीं तू है, हम ना आप ही हैं, इस तरह आपस में मिल जाना। जब इस हद का डिवोशन आपको पढ़ाई से लगने लगे, तुझे बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इस डिवोशन से तू पढ़, और अगर ना डेवलप हो, दुनिया तेरे कदमों में ना गिरे, तेरा नाम ना हो, तेरे पास फाइनेंस वगैरह ना हो, तो मेरे नाम पे मेरे टैग का एक पप्पी पालना, वो भी देसी, उसमें मेरे नाम का टैग लगा लेना, गारंटेड बोल रहा हूं। तो वो डिवोशन, वो मोहब्बत पैदा हो पढ़ने के लिए। पढ़ा मैं 2 घंटा पढ़ा तो 2 घंटे में जी मैंने पढ़ा। हाँ, मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल करो, बीच पे गैप मारो, गैप मारने में रिसाइट करो। रिसाइटल पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका, रीड, ट्रिपल आर, ट्रिपल आर, रीड, पढ़ो, समझो। लल्लू लाल की तरह नहीं सुबह से शाम तक बैठे हैं। मम्मी पड़ोसी वाली आंटी से कह रही है, पापा जी कह रहे मेरा लल्लू लाल तो बड़ा पढ़ाकू है, 6 घंटा पढ़ा, कुछ नहीं आया, पूरा दिन वेस्ट कर दिया। कापी लिए बैठा हुआ था, किताब लिए बैठा, यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा था, पढ़ रहा था। वो पढ़ाई नहीं, पढ़ा तो जो पढ़ा वो हासिल कर लिया, फिर रिवाइज भी करना है उसी दिन, और खाली टाइम में रिसाइट करना है। रिसाइट, रिसाइट, बुड़बड़ाना, मन ही मन बुड़बड़ाना, बड़बड़ाना, मन ही मन बड़बड़ाना, उसी चीज को, पूरी चीज को दोहराना। ये प्रोसेस तुम करो अपनी पढ़ाई में सुबह से शाम तक। शाम को सोएगा तो तुझे एहसास होगा, यस आई एम बिकमिंग स्ट्रांग, यस आई विल डू, एंड श्योरली यू विल डू इफ यू विल कंटिन्यू दिस। तो चलो आते हैं। मैंने कहा प्रोटॉन का मास 1837 ME, इलेक्ट्रॉन का मास यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अपॉन 1837। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 के कूलम पर केजी में आ गया। किसका मास, किसका स्पेसिफिक चार्ज? प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज। चलिए मैं ड्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज लेता हूं। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है? 1H2, 1H2। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसको ड्यूट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रॉन। हाइड्रोजन का आइसोटोप हाइड्रोजन 1H1, ये है 1H2, 1D2 भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन भी है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं होता है। तो फॉर ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन सिग्मा D
क्या है, क्यू अपान एम। क्यू कितना है ड्यूटन में क्यू, तो ड्यूटन में क्या है, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, यही तो है। तो क्यू कितना है E, और मास कितना है, एक प्रोटॉन का मास प्लस एक न्यूट्रॉन का मास, यही तो है। मोटे तौर पर इसको आप कह सकते हो, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, तो 2m p, लगभग लगभग का चिन्ह। अब आपने पढ़ा कि रिलेटिव मोशन के कारण चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चार्ज इनवेरिएंट रहता है। क्या पढ़ा था अभी, चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट व्हेन मेजर्ड, मेजर्ड नापा गया फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम, डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। एक रुके हुए रेफरेंस फ्रेम से मैंने नापा, एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम से नापा, उसी चार्ज को, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज क्या इनवेरिएंट होगा। स्पेसिफिक चार्ज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान एम, ये तो इनवेरिएंट है, मोशन के कारण क्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मोशन के कारण जितने तेज स्पीड होगी मास उतना इंक्रीज होगा, यानी विद इंक्रीजिंग वे अगर स्पीड बढ़ेगी सिग्मा विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान एम, क्यू पर तो फर्क नहीं पड़ेगा परंतु एम बढ़ जाएगा। फार्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। जितने ज्यादा v की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतने m की वैल्यू m नॉट से ज्यादा हो जाएगी। v बढ़ती जाएगी तो m की मूविंग मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जब डिनोमिनेटर हर का मान बढ़ेगा तो वो रकम छोटी हो जाएगी, सिग्मा विल डिक्रीज। ओके सर, अगर इफ v डिक्रीजेज, अगर v डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, देन m विल इंक्रीज, m विल डिक्रीज, और m जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, देन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान एम, क्या होगा, ये डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। स्पेसिफिक चार्ज वेलोसिटी बढ़ने पर क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज वेलोसिटी बढ़ने पर m इंक्रीज करेगा इसलिए सिग्मा डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी घटने पर m डिक्रीज करेगा इसलिए सिग्मा, m डिक्रीज करने के कारण सिग्मा इंक्रीज। ये हुआ स्पेसिफिक चार्ज का कॉन्सेप्ट। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको एक दिन में कंटेंट दे रहे हैं, बीच में एक दिन का गैप हुआ इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। उसके टेक्निकल फॉल्ट थी, उस टेक्निकल फॉल्ट के कारण हमारे सिस्टम में, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, और ये टेक्निकल फॉल्ट दूर हो गई है। कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलेंगे, आप कृपा करके वीडियो को थारोली देखिए, स्किप मत कीजिए, समझिए, नोटबुक ले करके बैठिए, पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। मेरे इस विश्वास के साथ मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिजिक्स बखूबी सिखा दूंगा। Thank you for watching the video. Continue to like and see the video and promote the video by sharing. अपने दोस्तों को भी आप सब्सक्राइब कराएं और उनको प्रमोट करें देखने के लिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और ज़्यादा मेहनत करके और सिंप्लीफाई करके आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।